उसने सब मनोरंजन बंद कर दिए। साधारण कमरा छोड़कर जिसमें थोड़ा बहुत आराम था, वह खुले क्वार्टरों में आ गई। मैरी ने एक स्मृति में लिखा है, यह नया कमरा एक अटारी में था, छोटे से स्टोव से, जिसमें कोयला प्रायः कम रहता था। गर्म करने के कारण सर्दियों में यह पर्याप्त गर्म न होता था। विशेष अधिक सर्दी में रात में बेसन में पानी जम जाना साधारण बात थी। सो सकने के लिए मुझे अपने सारे कपड़े ओढ़ने की चादरों पर रखने पड़ते थे। उसी कमरे में अल्कोहल के लैंप और कुछ बर्तनों से मैं अपना खाना बनाती थी। प्रायः खाने में एक कप चॉकलेट, अंडे या फल के साथ डबल रोटी मात्र होती थी। घर के काम में मेरा कोई सहायक नहीं था और थोड़ा बहुत कोयला जो मैं इस्तेमाल करती थी, मुझे स्वयं ही सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर ले जाना पड़ता था। यह कितने सौभाग्य की बात थी कि गांव में उसे वह एक वर्ष मिल गया था। वह वर्ष जिसमें उसने घुड़सवारी, स्केटिंग, नृत्य करके और जाड़ों के खेल खेलकर इन कठिनाइयों को सहन करने योग्य दृढ़ शरीर बना लिया था। काफ़ी समय तक उस पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। फिर एक दिन वह भूख से बेहोश हो गई। एक मित्र उसे उसकी बहन के पास ले गया। ब्रोन्या और उसके पति ने उसमें खून की भारी कमी पाई, जिससे उसकी स्थिति खतरनाक थी। उन्होंने उसे तब तक अपने पास रखा जब तक उसका स्वास्थ्य कम से कम कुछ समय के लिए नहीं सुधरा। इस बीच उसका कार्य बड़ा प्रतिभापूर्ण रहा। 26 साल की आयु में उसने भौतिक विज्ञान में मास्टर डिग्री प्राप्त कर ली और पास करने वालों में वह प्रथम रही। अगले साल गणित में भी मास्टर डिग्री की परीक्षा में द्वितीय रही। उसने फ्रेंच भाषा इतनी अच्छी तरह सीख ली कि उसमें उसकी अपनी बोली की झलक भी नहीं रह गई। लेकिन सबसे अधिक आनंद उसे प्रयोगशाला में आता था, जहाँ वह उन टेस्ट ट्यूबों, रिटार्टों और नाजक यंत्रों से काम कर सकती थी, जिनसे उसके मस्तिष्क में अपने पिता के वारसा वाले कांच के बक्से की याद जीवित हो उठती थी, जिस मूर्ति के सामने वह अपने बचपन में इतनी श्रद्धा से खड़ी रहती थी। यही एक प्रकार की सांत्वना थी जिसके कारण वह कठिनाइयों को सहन कर सकी। इस प्रकार 2 वर्षों में परियों वाली कहानी इस सिंड्रेला के लिए काफ़ी दुखपूर्ण कहानी बन गई। लेकिन तभी एक दिन अचानक राजकुमार आ पहुंचा। मैरी स्लोडोवोस्का और पियरे क्यूरी के एक समान मित्र ने दोनों को एक रात खाने पर बुलाया। इन दोनों को साथ बुलाने में इस पोलिश प्राध्यापक जोजेफ कोवाल्स्की के दिमाग में प्रेम संबंधी कोई विचार नहीं था। मैरी ने अपने कार्य के बारे में उसकी सलाह मांगी थी और उसने उसे एक युवक से पूछने के लिए कहा था जो क्रिस्टलोग्राफी पर कार्य कर रहा था। फिर उसने कहा, तुम शाम को खाने पर आ जाओ, मैं तुम्हारा परिचय करा दूंगा। पियरे क्यूरी बड़ा प्रभावित हुआ। वह उसका पहला अनुभव था कि वह एक स्त्री से विज्ञान पर सरलता से बात कर सका। लेकिन इस लड़की के लिए, जो उससे लगभग 7 साल छोटी थी, जितनी भी शब्दावली उसने प्रयोग की, उसमें से एक भी अपरिचित नहीं था और वह बड़ी सहभावना से उसके परीक्षणों के वर्णन समझ रही थी और उसके अनुसंधान की संभावनाओं पर उसकी आंखें उत्तेजना से चमक उठती थीं। सरलता से समझने की इस प्रतिभा के अलावा उसमें सुंदरता और आकर्षण भी थे। जब उस रात वे लोग विदा हुए तो पियरे को लगा कि वह उससे बार बार मिलेगा। उसके बाद जब वे मिले, एक बार भौतिक विज्ञान की संस्था की मीटिंग में और फिर कई बार मैरी के कमरे पर, तो उसे यह बात जाहिर हो गई कि मैरी ठीक उसी की तरह विज्ञान पर पूरी तरह समर्पित थी। फिर उसे लगा कि जब उन दोनों को विज्ञान से इतना प्रेम था तो उनको आपस में भी प्रेम हो जाएगा। एक दूसरे के लिए
वे एक समर्पण के प्रतीक होंगे। पियरे ने मैरी को बताया, लेकिन उसने नहीं माना। उसको और बातों से भी लगाव था, अपने परिवार से, पोलैंड से, जिसकी उसे बहुत याद आती थी। उसे अपने वृद्ध पिता के पास जाना था। प्रेम के लिए वह तैयार नहीं थी। फिर भी वह पुरुषों के विरुद्ध अपनी कसम को भुलाने और कार्य एवं विवाह की धारणाओं का सामंजस्य करने का प्रयत्न कर रही थी, जिसके लिए उसे समय चाहिए था। पियरे से मिलने के बाद वाली गर्मियों में वह पोलैंड गई और पियरे ने उसे मनाने के लिए प्रेम पत्र लिखे, जो विज्ञान के इतिहास में सबसे सुंदर प्रेम पत्र हैं। घर के शांत जीवन में पुराने साथियों के पुनर्मिलन और पौष्टिक भोजन और आराम के साथ उसके मस्तिष्क में अपना भविष्य बिल्कुल स्पष्ट हो गया। लेकिन जब अक्टूबर में वह दोबारा पेरिस आ गई, तो उसकी हठी प्रकृति ने वसंत ऋतु तक उसे मुंह में हाँ नहीं करने दी। जुलाई 1895 में उनकी शादी हो गई और वे दोनों हनीमून के लिए साइकिलों पर फ्रांस के पहाड़ों और जंगलों में निकल पड़े। ये साइकिलें मैरी ने दहेज में मिले रुपयों से खरीदी थी। उस वर्ष 1895 में एक जर्मन विलियम रोएंटजन ने एक नई प्रकार की किरणें उत्पन्न की, जो कैथोड किरणों के एक निर्वायु ट्यूब के कांच पर टकराने से निकलती थी। इन निकलने वाली किरणों का नाम उसने एक्स रख दिया, उसी सिद्धांत पर जिसके अनुसार अनजान वस्तु के लिए एक्स कह दिया जाता है। एक्स रे अपारदर्शक पदार्थ से भी गुजर सकती थीं और आविष्कारकों के हाथों में आकर ये शल्य चिकित्सा के लिए बड़ी सहायक सिद्ध हुई। रोएंटजन की खोज से वैज्ञानिक संसार में इन किरणों पर अनुसंधान की बाढ़ आ गई। ये किरणें प्रकाश जैसी थीं, परंतु वर्णक्रम यानी स्पेक्ट्रम में दिखाई नहीं पड़ती थीं। फोटो की प्लेटों पर इनका प्रभाव होता था। एक फ्रेंच हेनरी बैक्यूरेल इस बाढ़ की लपेट में आ गया। उसने देखा कि यूरेनियम तत्व के लवणों से भी ऐसी किरणें निकलती थीं जो अपारदर्शक पदार्थ में से गुजर सकती थीं। उसने फोटो की एक प्लेट को काले कागज़ में लपेटकर एक अंधेरे कमरे में रख दिया और उस पर थोड़ा सा यूरेनियम का लवण भी रख दिया, और जब उसने प्लेट को धोया तो उस पर किरणों का प्रभाव मौजूद था। अतः उसने सोचा कि यूरेनियम फ्लोरेसेंट है, अर्थात प्रकाश में रहने पर यह प्रकाश को अपने अंदर इकट्ठा कर लेता है और अंधेरे में निकाल देता है। लेकिन फिर उसने ऐसे यूरेनियम के लवण से वही परीक्षण किया जिसे प्रकाश में नहीं रखा गया था, और इस बार फिर प्लेट पर उसी तरह का प्रभाव दिखाई पड़ा। उसने सोचा, क्या यह संभव है कि वह पदार्थ स्वयं किरण उत्पन्न कर लेता है, बिना किसी विद्युत आवेग के, जो एक्सरे के स्रोत कैथोड रे के लिए आवश्यक है, और बिना प्रकाश में रखे यूरेनियम लवण से ये किरणें बराबर निकलती रहती थी। इसका क्या उत्तर था? क्या इस तत्व का विघटन होता था और यह अपने ही कण बाहर छोड़ता था? जब वह इस बारे में सोच रहा था, तभी मैडम क्यूरी को उसके परीक्षण का पता लग गया और वह उनसे बड़ी प्रभावित हुई। यदि यूरेनियम का ऐसा व्यवहार था, तो क्या अन्य तत्व भी इस तरह के से किरणें नहीं छोड़ सकते थे? बड़ी तसल्ली से उसने हर परिचित तत्व से परीक्षण किए। एल्यूमिनियम, बेरियम, बिस्मथ, कॉपर, इस तरह वह पूरी सूची देखती चली गई। अंत में उसे थोरियम मिला, जो उसके प्रश्न का उत्तर था। उसने अपनी खोज की घोषणा करते हुए कहा, मैं इन तत्वों को रेडियो एक्टिव कहती हूँ। उस क्षण उसने भाषा में एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द दिया। आज हम इस शब्द को बीच का हाइफन निकालकर प्रयोग करते हैं। जैसा कि ट्रेनिंग प्राप्त भौतिक वैज्ञानिक हमेशा करते हैं, मैरी क्यूरी ने भी नापतोल की। रेडियो एक्टिव तत्वों के चारों ओर की हवा की यंत्रों द्वारा कंडक्टिविटी नापकर
उसने इन किरणों की तीव्रता मालूम की। फिर वह चक्कर में पड़ गई। पिच ब्लैंडी से कच्ची धातु जिसमें थोरियम और यूरेनियम निकलते हैं, थोरियम या यूरेनियम की अपेक्षा कहीं अधिक तीव्र किरणें निकलती थीं। उसने सोचा कि इन दोनों से भी अधिक रेडियो एक्टिव एक या अधिक तत्व अवश्य होंगे। उसने पियरे से पूछा कि क्या उसे किसी ऐसे तत्व का पता लगने वाला था जिसकी तब तक खोज नहीं हुई थी। पियरे क्यूरी, जो पाश्चर की तरह क्रिस्टलोग्राफी के अनुसंधान में काफ़ी आगे बढ़ चुका था, अपनी पत्नी के कार्य से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसकी सहायता करने के लिए अन्य सब काम छोड़ दिए। वास्तव में काफ़ी परीक्षण के बाद उसे पिच ब्लैंडी में दो अत्यंत रेडियो एक्टिव तत्व मिले। एक को उसने पूज्य पिता के नाम पर पोलोनियम कहा और दूसरे को रेडियम। अब तक उनकी बेटी हो गई थी। उसका नाम उन्होंने रखा आयरीन। इसके बाद अत्यंत दिलचस्प प्रयोग कार्य के बावजूद मैरी क्यूरी ने अपने समय का आयरीन और रहस्यपूर्ण पिच ब्लैंडी के बीच बंटवारा कर दिया। इसका बड़ा नाटकीय प्रमाण उसकी 1898 और 1899 की डायरी में है। 17 अक्टूबर 1898 को उसने लिखा है, आयरीन अब अच्छी तरह चल सकती है। अब वह घुटनों के बल नहीं चलती। 5 जनवरी 1899 को उसने लिखा, आयरीन के 15 दांत हैं। इन बातों के बीच एक नोट विज्ञान की अकादमी के लिए था। इस नोट का उसने इन शब्दों में अंत किया है, उपलिखित कारणों से हमें लगा कि इस नए रेडियो एक्टिव पदार्थ पिच ब्लैंडी में एक नया तत्व था जिसका रेडियम नाम रखने का हमारा विचार है। अकादमी की कार्यवाहियों में यह नोट प्रकाशित हुआ। हर जगह भौतिक एवं रासायनिक वैज्ञानिकों ने इसे पढ़ा और सिर हिला दिया। ये क्यूरी लोग कौन हैं? निश्चित ही इनका रिकॉर्ड तो अच्छा है, इनके पास मास्टर की डिग्री है, लेकिन इनका कथन एक कल्पना, एक अंदाजा भर है। संदेह एक वैज्ञानिक की प्रकृति का अंश है। वह हमें कुछ शुद्ध रेडियम दिखाएं। वे कहते हैं कि यह पिच ब्लैंडी में मौजूद है, लेकिन उन्होंने इसे निकाला तो नहीं है। उनके पास प्रमाण क्या है? इस प्रकार आयरीन के दांतों, कदमों और शब्दों, उसके नहाने खाने और रात को कहानी सुनाने के आनंद के क्षणों के बीच मैरी अपने पति के साथ प्रयोगशाला में आ गई और अपने कथन को सिद्ध करने के लिए 4 वर्षों तक काम किया। यूरोपीय वैज्ञानिकों का ज्ञान के उस केंद्र पेरिस में उन दोनों के शब्दों पर इतना भी विश्वास नहीं था कि उन्हें अपना काम करने के लिए एक अच्छी सी वर्कशॉप मिल जाती। रू लोमोन के भौतिक एवं रासायनिक विज्ञान के स्कूल ने उन्हें एक पुराना लकड़ी का शेड दे दिया जो उनके पास खाली था। यहाँ पति पत्नी में इतना अधिक सहयोग रहा है कि किसी भी एक को विशेष श्रेय दे सकना संभव नहीं। हम केवल इतना जानते हैं कि शुरुआत मैरी ने की थी। अपने कथन पर लोगों को संदेह होने से क्यूरी विचलित नहीं हुए। वे उन संदेहों से परिचित थे जिनका वैज्ञानिक इतिहास में इतना महत्व रहा है। दूसरों की परिकल्पनाओं के बारे में उनका भी रुख उतना ही संदेहात्मक होता था जितना औरों का उनकी परिकल्पना के बारे में था। इस बार उन्हें निश्चय था कि वे ठीक कह रहे थे, लेकिन औरों को दोषी नहीं ठहराया। वे स्वयं भी संसार को दिखाने के लिए प्रमाण रखना चाहते थे। उनकी परेशानी यही थी कि उपकरण संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए अमानवीय प्रयास की आवश्यकता थी। सर्वप्रथम यह तो स्पष्ट ही था कि पिच ब्लैंडी की कच्ची धातु में यह नया तत्व बहुत ही थोड़ी मात्रा में मौजूद था। हालांकि क्यूरी के अनुसार रेडियम की रेडियो एक्टिविटी तो बहुत अधिक थी, लेकिन उनके पास उपलब्ध
पिच ब्लेंडी में रेडियम की मात्रा लगभग ना के बराबर थी। मैरी का पहला अनुमान था 1%। यह अनुमान 10 लाख गुना अधिक सिद्ध हुआ। उनको केवल 0.00000001% परिमाण मिला। फिर समस्या थी काफ़ी पिच ब्लेंडी मिलने की। पिच ब्लेंडी महंगी चीज़ थी। मैरी ने देखा कि इस कच्ची धातु से एक बार यूरेनियम निकाल लेने के बाद बचे हुए भाग को, जिसमें अभी रेडियम और पोलोनियम बाकी थे, जिस बात पर बहुत कम लोगों का विश्वास था, बेकार समझा जाता था। एक मित्र के द्वारा क्यूरी को ऑस्ट्रिया में एक ऐसी खान का पता लगा जहां इस बेकार भाग की बड़ी मात्रा इकट्ठी हो गई है, और इसी मित्र ने ऑस्ट्रियन सरकार को इस बात पर राजी किया कि वह उसमें से 1 टन इन 2 पागलों को भेंट कर दे। आखिर वह आ ही गया। घोड़े वाले एक बड़े ट्रक में भरे हुए बोरे उतारकर पुराने शेड में लगा दिए गए। तब से काम नहीं रुका। जैसा मैरी को बाद में याद रहा और उसने अपने पति की जीवनी में लिखा, मैं एक बार में लगभग 20 किलोग्राम पदार्थ प्रयोग करने लगी, जिससे द्रवों और अवशेषों यानी प्रेसिपिटेट से भरे जारों से शेड भर जाता था। बर्तनों को ले जाना, द्रवों को उड़ेलना और गलाने वाली बेसन में उबलते हुए पदार्थ को बराबर घंटों तक चलाना बड़ा जानलेवा काम था। फिर भी उसने कहा है, अपने कार्य की कठिनाइयों के बावजूद हम बड़े प्रसन्न थे। हमारा दिन प्रयोगशाला में बीतता था। हमारे सादे से शेड में शांति का साम्राज्य था। हम लोग अपनी व्यस्तता में इस तरह रहते थे मानो सपने में हो। ईव क्यूरी ने कार्य की बहुत मामूली परिणाम पर अपने पिता के अधैर्य के बारे में लिखा है। ऐसा समय भी आया जब वह शुद्ध रेडियम निकालने के प्रयास को छोड़ देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन यहाँ मैरी के हठी स्वभाव की विजय हुई। 1902 में रेडियम के अस्तित्व की संभावना के विषय में क्यूरी की घोषणा के 45 महीने बाद आखिर मैरी की विजय हुई। वह 1 डेसीग्राम यानी 1 ग्राम का 10वां भाग रेडियम निकालने में सफल हो गई। संदेह करने वाले केमिस्ट केवल सर झुका सकते थे सत्य के सामने, एक नारी की अलौकिक हट के सामने। अगले 4 वर्ष न केवल क्यूरी के लिए बल्कि समस्त वैज्ञानिकों के लिए, जिनके सामने इस खोज ने नए अनुसंधान के मार्ग खोल दिए थे, बड़े सफल रहे। शुद्ध रेडियम के साथ पदार्थ की रचना और बनावट से संबंधित नए सिद्धांतों पर वे अनेकानेक परीक्षण कर सके। एक आश्चर्यजनक परिणाम था इस बात का प्रमाण कि एक तत्व के कणों में दूसरे तत्वों के नन्हे कण हो सकते हैं, और रेडियो एक्टिविटी वास्तव में उन परमाणुओं के विघटन की क्रिया थी जिनका 2000 वर्षों से अधिक तक विघटन असभ्य माना जाता रहा। अन्य शब्दों में, पुराने कीमियागरों का सपना सच हो गया। क्यूरी ने निश्चय ही सीसे को सोने में नहीं बदला था, लेकिन रेडियम के निस्सरण में उन्होंने हीलियम गैस का पता लगा लिया था। यह बात सही है कि शताब्दी बदलने से पहले ही उस बात के बारे में अनुमान लगने लगे थे जिसे मैरी परमाणु परिवर्तन का विप्लव यानी कैटाक्लिज्म ऑफ एटॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कहती थी। लेकिन प्रमाण के लिए वास्तविक अत्यंत रेडियो एक्टिव पदार्थ की, जिसे अकाट्य परमाणु के लिए प्रयोगशाला में प्रयोग किया जा सकता था, और परमाणु रचना संबंधी नए सिद्धांतों की प्रतीक्षा करनी पड़ी। अतः रेडियो की खोज विज्ञान के भूत और भविष्य के बीच की कड़ी बन गई। रेडियम ने ही अंत में सबसे अधिक संदेह करने वाले केमिस्टों तक को यह यकीन दिलाया कि पदार्थ से संबंधित समस्त पुराने सिद्धांतों को आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। रेडियम से ही अल्बर्ट आइंस्टाइन के वेग संबंधी परीक्षण संभव हो सके, जिनसे उसके सापेक्षता के सिद्धांत के निर्णयात्मक समीकरण निकले और परमाण्विक ऊर्जा की
प्राप्ति के विकास में क्यूरी का कार्य एक अनिवार्य कदम था। इससे आविष्कार को जो तुरंत योग मिला वह था औषधि के लिए रेडियम का प्रयोग, जिससे रेडियम उत्पादन एक उद्योग बन गया। यह देखा गया कि रेडियम के निस्सरण में शरीर के रोगी सेलों को नष्ट करने की शक्ति थी। इस प्रकार कुछ कैंसर की अवस्थाओं का इलाज किया जा सका। जब डॉक्टर ने पाश्चर की खोज पर आविष्कारकर्ताओं की तरह रेडियम से इलाज करना आरंभ किया तो रेडियम का बड़े पैमाने पर उत्पादन आरंभ हो गया। लकड़ी की शेड में किया गया क्यूरी का काम कई गुने पैमाने पर फ्रांस की सेंट्रल केमिकल प्रोडक्ट्स और बाद में संसार के कई भागों में उसी तरह के कारखानों जैसी फैक्ट्रियों में होने लगा। रू लोमेन की विजय के 4 वर्ष बाद वह आदर्श सहयोगिता एक ऐसे दुखांत से मिट गई जिससे मैरी कभी भी पूरी तरह नहीं संभल सकी। इसके बाद उसने और बड़े बड़े काम किए और नाम पाया जो बहुत कम स्त्रियों ने और किसी भी स्त्री वैज्ञानिक ने नहीं पाया था। अपनी पहली खोज पर मिले नोबेल पुरस्कार के बाद उसे एक और नोबेल पुरस्कार मिला। उसे 5 अन्य बड़े पुरस्कार मिले, 16 मेडल मिले और कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों से 19 ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधियां मिली, जिनमें से 9 अमेरिका से थी। वह अमेरिका आई और अमेरिकनों ने उसे घेर लिया और उसकी लड़की ने उसे प्रायः धार्मिक श्रद्धा से देखा, लेकिन उसकी हानि किसी तरह पूरी नहीं हुई। पेरिस में बसंत के दिन थे। पियरे हमेशा की तरह गहन विचारों में खोया हुआ घर की ओर चला जा रहा था। और दिनों की अपेक्षा उस दिन वह अधिक खोया खोया था। वह सड़क पर एक घोड़ा गाड़ी के पीछे चल रहा था, जिससे उसे सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। घोड़ा गाड़ी एक मोड़ पर आई, वह उससे अलग मुड़ गया और एक भारी वैगन को खींचते हुए बड़े बड़े घोड़ों के झुंड में घुस गया। उनके बीच पियरे गिर पड़ा और हालांकि ड्राइवर ने घोड़ों को रोकने की पूरी कोशिश की तो भी गाड़ी का भारी पहिया उसकी खोपड़ी पर से उतर गया। 1 घंटे बाद जब मैरी घटना से अनभिज्ञ घर पर आई तो उसे चुपचाप खड़े लोग दिखाई पड़े, उसका अपना पिता, पियरे का पिता और 2 प्राध्यापक। जब वे उस अविश्वसनीय समाचार को उसे बताने के लिए उसके सामने खड़े थे तो मैरी को कमरे में उस दुर्घटना का वातावरण अनुभव होने लगा। और फिर पॉल एप्पल, जिसने मैरी के पेरिस के आरंभ के दिनों से ही उसे अपनी वार्ताओं से बड़ा प्रभावित किया था, बोला। उसने दुर्घटना का सीधा सच्चा ब्यौरा दे दिया। लेकिन पियरे चल बसे एकदम। मैरी के इन शब्दों ने विवाह इतिहास की एक सबसे सुंदर गाथा का अंत कर दिया। मैरी अपनी कहानी की पुनरावृत्ति देखने के लिए जीवित रही। 15 दांतों वाली आयरीन बड़ी हो गई और उसकी रुचियां अपनी माँ की तरह रहीं। काफ़ी समय तक उसने अपनी माँ का साथ देकर पिता की मृत्यु से रिक्त स्थान को भरने में मदद की। माँ बाप से उसे भारी प्रतिभा मिली थी। मैरी से उसने रेडियोलॉजी के गहरे रहस्यों को समझा और कार्य के लिए विज्ञान को चुना। 29 साल की आयु में उसने माँ बाप द्वारा स्थापित इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियम के एक प्रतिभाशाली कार्यकर्ता फ्रेडरिक जूलियट से शादी कर ली। जूलियट क्यूरी ने मिलकर मैरी द्वारा प्रारंभ किए हुए अनुसंधान को आगे बढ़ाया और शादी के 12 साल बाद कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। पुरस्कार वितरण की शाम को मैरी का स्वर्गवास हो गया। विज्ञान के वैयक्तिक इतिहास में क्यूरी वंश जैसा अन्य वंश नहीं हुआ। व्यावसायिक सहयोग का प्रेम, पारिवारिक सामंजस्य और पारस्परिक अनुराग के साथ जो सुंदर समावेश था, उससे एक ऐसी कहानी की रचना हुई जो युवक अनुसंधानकर्ताओं की अनंत पीढ़ियों को प्रोत्साहन देगी। यह एक परियों वाली कहानी भी थी जो नन्ही मान्या के कल्पनापूर्ण सपनों से भी परे थी।